गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको घनवाद में आगे पढ़ाने जा रही हूँ। कल जैसा मैंने आपको बताया कि ब्राक और पिकासो दोनों की मित्रता घनवाद के विकास में सहायक हुई और उन दोनों ने मिलकर जो प्रदर्शनी लगाई और लुई बॉक्सेल ने प्रदर्शनी की आलोचना करते हुए चित्रों का विचित्र है और इसलिए एक नाम निश्चित हुआ इस वाद का, घनवाद। 1908 में कुछ समय तक ब्राक व पिकासो ने एक साथ कार्य किया। इस काल के बाद उनके चित्र एक समान बन गए कि उन्हें पृथक करना कठिन था, किंतु सूक्ष्म निरीक्षण से ज्ञात होता है कि पिकासो के चित्रों में गतित्व व कल्पना पर बल है, जबकि ब्राक के चित्रों में नियंत्रण व स्थायी भाव के साथ रंग संगति व आकारों के अलंकारित्व का विचार किया गया है। घनवाद के आरंभिक काल में दोनों ने प्रत्यक्ष वस्तु या प्राकृतिक दृश्य के अंतर्गत आकारों का विश्लेषण करके घनवादी चित्र संरचनाएं की। अतः इस काल के घनवाद को विश्लेषणात्मक घनवाद भी कहते हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं बच्चों की घनवाद को और कितने नाम दिए गए। घनवाद तो संपूर्ण वाद का नाम है ही, लेकिन घनवाद में जब उन चित्रकारों की चित्रकृतियों को बनाने में जो अंतर आया, उन्होंने उसे भी अलग अलग नामों से संबोधित किया है। इस विश्लेषणात्मक घनवाद में वस्तुओं के घनत्व की चित्रों में रक्षा किए एवं कई जगह ज्यामितीय मूल आकारों की सहायता से अतिशयोक्ति रूप देकर घनत्व को बढ़ावा दिया है। अवकाश के शून्य तत्व रूप को हटाकर उसको भी क्षेत्रों के विभाजन द्वारा रचनात्मक अस्तित्व प्रदान किया गया है। छोटे बच्चे जैसे लकड़ी के गुटकों से मकान, पुल आदि बनाते हैं, उसी प्रकार पिकासो व ब्राक ने घनवादी चित्र रचनाएं की हैं और त्रिमूर्तीय जड़ सृष्टि का द्विमिति युक्त पृष्ठभूमि पर सफल अंकन करने की समस्या को भी प्रतिभापूर्ण तरीके से हल किया है। इस संबंध में पिकासो का निम्न विधान महत्वपूर्ण है कि राफेल के चित्रों में नाक का उभार नापा नहीं जा सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे चित्र बना सकूँ जिसमें यह सब संभव हो। 1909 में पिकासो ने अपना चित्र 3 स्त्रियां पूर्ण किया। यह आविनियो की स्त्रियों का ही एक विकसित रूप था। 1910 तक पिकासो ब्राक के चित्रों में स्थानांतरण, पारदर्शिता वे पुनर्रचना के प्रयत्न नहीं थे। 1910 में उन्होंने इस दिशा में क्रांतिकारी निर्णय लिए और अब घनवादी चित्रकार वस्तु के मूल भिन्न आकारों की अपेक्षा विचारानुसार चित्र क्षेत्र में कहीं पर भी अंकित कर सकते थे एवं वस्तु को पारदर्शक मानकर एक वस्तु के आर पार दूसरी वस्तु को चित्रित कर सकते थे। पिकासो व ब्राक मूर्तिकार की तरह वस्तु का चारों तरफ से निरीक्षण करके मूल सरल आकारों में विभाजन करके, जैसा कि हम रेंडरिंग में करते हैं, एवं उन आकारों की पुनः रचना करते वस्तुओं के भिन्न दिशाओं व दृष्टिकोणों से दृश्य प्रभावों को एक साथ अंकित करके उसकी समय रचना और आकार विशेषताओं को परिचायक चित्र बनाते। इससे चित्रकला को रचनात्मकता एवं मनोवैज्ञानिक महत्व प्राप्त हुआ एवं वह समय गतित्व की प्रणाली से मुक्त होकर स्थायित्व की प्रणाली में संपन्न हो गई। इस प्रकार गणित शास्त्र में भी समय अवकाश सांतक के संबंध में एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया जा रहा था, जो घनवाद की रचना सिद्धांत के बिल्कुल अनुकूल था। 1910 में नए दृष्टिकोण को लेकर बनाए गए चित्रों में
अधिकतर वस्तु चित्र व व्यक्ति चित्र हैं, जिनमें ब्राक के वायोलिन व जलपात्र एवं पिकासो के वायलिन वादक जो 1911 में बनाया गया तथा कान वाइलेर का व्यक्ति चित्र व आम्ब्राज बोलार का व्यक्ति चित्र विशेष प्रसिद्ध है। पिकासो के बनाए बोलार के व्यक्ति चित्र की तुलना में सेजान के बनाए बोलार के व्यक्ति चित्र से करने पर सेजान से प्रेरणा पाकर पिकासो ने उसके आगे कितने क्रांतिकारी कदम उठाए, इसकी स्पष्ट कल्पना इस चित्र से देखी जा सकती है। घनवादी पद्धति से पिकासो के बनाए बोलार के व्यक्ति चित्र से बोलार के सादृश्य व व्यक्तित्व को सरलता से पहचाना जा सकता है। यद्यपि पिकासो के चित्रण का मुख्य उद्देश्य था आकार रचना, न कि व्यक्ति सादृश्य। इस तरह से 1910 और 11 में जो घनवादी चित्र बने उनके विषय अधिकतर वायोलिन, वाद्य यंत्र, मेज, कुर्सी, जलपात्र, कप, तश्तरी जैसी वस्तुएं थी जिनसे हम सभी परिचित हैं। मानव निर्मित वस्तुओं का मूल आकारों में सरलता से विश्लेषण किया जा सकता है। ब्राक व पिकासो में घनिष्ठ संपर्क था और अंकन पद्धति संबंधी या रचना संबंधी नई कल्पना आदि विचारों का उनमें आदान प्रदान होता रहता था। आकार के सामर्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्होंने चमकीले रंगों को छोड़कर भूरे रंग का प्रयोग किया। वस्तु के चारों ओर के दृश्य प्रभाव को एकत्रित करने के अपने सिद्धांत के अनुसार उन्होंने व्यक्ति चित्रों में सम्मुख मुखाकृति को पक्षीय मुखाकृति के साथ चित्रित किया। इस पद्धति में अधिक परिवर्तन करके बाद में पिकासो ने दीप प्रतिम मानवाकृतियों के चित्र बनाए। यह एक ऐसी प्रति थी जो सेजान के चित्रों में नहीं दिखाई देती थी। जैन पुस्तक शैली के चित्रों में पक्षीय मुखाकृति में नाक के ऊपर दूसरी नाक अंकित करने का क्या अभिप्राय था यह निश्चित नहीं कहा जा सकता, किंतु उसको हम दीप प्रतिम मानवाकृति चित्रण का आरंभिक स्वरूप मान सकते हैं। जो पिकासो ने जो दीप प्रतिम मानवाकृतियों के चित्र बनाए उसकी जैन शैली से तुलना करके कहा गया है कि शायद उन चित्रों को जिसमें परली आंख बाहर निकाल के बनाई गई है, शायद हम उनको दीप प्रतिम आकृतियों का प्रारंभिक चरण मान सकते हैं, क्योंकि इसमें चित्र के अंतर्गत इस काल को, इस चीज़ को 9 से 10 से 11 1910 से 11 के मध्य का जो काल है, इसे ब्राक के घनवाद को, पिकासो व ब्राक के घनवाद को परिसीमित घनवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें चित्र के अंतर्गत आकार ठोस किंतु चारों ओर से बंद व सीमित दिखाई देते हैं। शुरू के चित्रों में कुछ वास्तु सादृश्य है, किंतु बाद के चित्रों में चित्र के विषय को पहचानना थोड़ा मुश्किल है। कहीं कान की आकृति चित्रित है, तो कहीं बालों का हिस्सा है, तो कहीं कोट के बटन है, तो कहीं वायलिन की नोक। घनवादी चित्र में यदि वस्तु के प्रतिरूप या समरूप में देखना चाहोगे तो हम कलाकृति से रस ग्रहण करने में, यानी कलाकृति के सौंदर्य को आत्मसात करने से महरूम हो जाएंगे। घनवादी चित्र में यदि वस्तु के घनवादी कृति स्वतंत्र विचार से की गई रचना सृष्टि है, न कि वस्तु सृष्टि का प्रत्याभास। घनवादी चित्र की निर्मिति में चित्रकार पूर्ण रूप से आंतरिक प्रेरणा पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे पिकासो व ब्राक ने आकारों के घनत्व की जगह समतल तत्व पर ध्यान केंद्रित करके स्थानांतरण की कल्पना का विकास किया एवं उनकी कलाकृतियों में वास्तु सादृश्य था वो नाम मात्र का ही रहा। 1909 में आकर घनवाद को बहुत सारे समर्थक
मिलने लगे, यानी पिकासो व ब्राक के कई शिष्य बने, जिनमें ऑल्बेर, ग्लेस, मेजीजे, अर्ब, पिकाविया, लॉथ, सजान आदि इम्पोर्टेंट थे। 1910 में पोलिश चित्रकार लुई मार्कुसस ने घनवाद के सिद्धांतों के अनुसार सुंदर रंग संगति युक्त व कुछ आलंकारिक चित्र रचनाएं की। अब इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।